आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी लेकिन विवादित रक्षा प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिस इंजन को तकरीबन 18 साल पहले तेजस फाइटर जेट से बाहर कर दिया गया था, वही कावेरी इंजन अब एक नए अवतार में कावेरी 2.0 के रूप में वापस आ रहा है। लेकिन रुकिए, इस बार र्यूमर नहीं बल्कि भारतीय सरकार इसको वापस ला रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत को फिर से कावेरी 2.0 पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। क्या अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस द्वारा F404 इंजन की सप्लाई में देरी भारत को झकझोर रही है? क्या F414 इंजन की बढ़ती कीमतों ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो अपना इंजन खुद बनाए? ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? अब आप इस डिले को वरदान के तौर पर देखेंगे या अभिशाप के तौर पर? और क्या आने वाले वर्षों में तेजस, एमका और घातक ड्रोन जैसे प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन पर उड़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम कावेरी 2.0 के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं बेसिकली कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन है इसमें समस्या क्या है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि HAL एक परेशानी से लगातार जूझ रही है और ये परेशानी है इंजन का डिले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1 अल्फा के दर्जनों एयरफ्रेम तैयार कर लिए, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस समय पर F404 IN20 इंजन नहीं दे पाया। परिणाम ये हुआ कि उत्पादन लाइन धीमी पड़ गई, भारतीय वायुसेना को विमान मिलने में देरी हुई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पूरा उत्पादन प्रभावित हो गया। और इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी समस्या ये सामने आई कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए चुने गए F414 इंजन की कीमत अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि वास्तविक अनुबंध मूल्य सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन रक्षा क्षेत्र के कई विश्लेषकों का मानना है कि लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी भारत को अब दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सप्लाई में देरी, दूसरी तरफ बढ़ती लागत। इसी कारण DRDO और GTRE ने कावेरी 2.0 को फिर से प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि कावेरी आखिरकार असफल क्यों हुआ और क्यों हमें इसी प्रोग्राम में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कावेरी इंजन पूरी तरीके से फेल हो गया, लेकिन ये वास्तविकता थोड़ी अलग है। 1990 के दशक में जब तेजस कार्यक्रम शुरू हुआ, तब लक्ष्य था कि भारत अपना खुद का फाइटर जेट बनाए और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उस फाइटर जेट में खुद का बनाया गया इंजन इस्तेमाल करे। लेकिन उस समय भारत के पास ना तो सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज थी, ना हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर एलॉय थे, ना ही एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी और फेडेक्स जैसी कई अत्याधुनिक तकनीकों का पर्याप्त अनुभव भी नहीं था। और इन्हीं तकनीकी चुनौतियों के कारण कावेरी इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। कावेरी इंजन केवल 72 किलोन्यूटन का ही आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट पहुंच पाया था या प्रदान कर पा रहा था, जबकि तेजस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट 83 से लेकर कम से कम 85 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की थी। इसीलिए 2008 में यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दें। और यह निर्णय भी लिया गया कि तेजस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, कावेरी का नहीं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि कावेरी परियोजना बंद हो गई। GTRE ने इस परियोजना पर लगातार रिसर्च जारी रखी। तो यहाँ पर अब GTRE की रणनीति बदल चुकी है। पहले सीधे फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब चरणबद्ध विकास किया जाएगा। पहला चरण में यह होगा कि सबसे पहले ड्राई कावेरी इंजन विकसित किया जाएगा। यह लगभग 48 से लेकर 52 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देगा। इस इंजन का उपयोग DRDO के घातक UCAV में किया जाएगा और यह निर्णय काफी व्यवहारिक माना जा रहा है, क्योंकि ड्रोन को तेजस जैसी सुपर क्रूज या अत्याधुनिक मनूवरबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये इंजन सफल होता है तो भारत पहली बार किसी बड़े स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन में पूरी तरीके से जो स्वदेशी इंजन है उसको इस्तेमाल कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है, क्योंकि एक इंजन जिसको कभी फेल मान लिया गया था, अगर वो किसी एक प्लेटफॉर्म में भी आ जाता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में वो बहुत सारी जो आप कह सकते हैं संभावनाओं के द्वार है वो खोल देगा। अब यहाँ पर आएगा दूसरा चरण। इसके बाद उसी इंजन में एक और नया शक्तिशाली आफ्टर बर्नर लगाया जाएगा, जहां पर लक्ष्य ये होगा कि 80 से लेकर 85 किलोन्यूटन का हम थ्रस्ट हासिल कर पाए। अगर सभी परीक्षण सफल रहे तो भविष्य में ये इंजन कुछ लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि तेजस या तेजस मार्क 2 में ये कब लगेगा। अब हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की GTRE की जो यात्रा थी उसके बहुत सारे मतलब निकाले गए। कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की जो फैसिलिटी है इसका दौरा किया। उन्होंने कावेरी इंजन के जो उन्नत आफ्टर बर्नर परीक्षण है उसको लाइव देखा, यानी रक्षा मंत्री के सामने जो आफ्टर बर्नर टेस्ट है वो किए गए।
अब रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं मानते, बल्कि ये संकेत माना जा रहा है कि सरकार अब स्वदेशी इंजन कार्यक्रम को पहले से कहीं अधिक महत्व दे रही है। क्या भारत अकेले 120 किलोटन का इंजन बना पाएगा? क्या कावेरी इंजन और हमारा 120 किलोटन इंजन साथ साथ चल पाएंगे? देखिए, अब बात करते हैं भविष्य की। एमका मार्क II और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए लगभग 120 किलोटन श्रेणी के इंजन की आवश्यकता होगी। इतना शक्तिशाली इंजन विकसित करना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए भारत दो विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग की संभावना को तलाश रहा है। पहली कंपनी है सैफरान, जो कि फ्रांस की है, और दूसरी है रोल्स रॉयस, जो कि ब्रिटेन की है। दोनों कंपनियों ने भारत के साथ इंजन विकास में रुचि दिखाई है, लेकिन अभी तक किसी के साथ अंतिम समझौता नहीं हुआ है। यदि ये साझेदारी होती है तो महत्वपूर्ण तकनीकों का वास्तविक हस्तांतरण भी हमें मिल सकता है। तो भारत भविष्य में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जो आधुनिक सैन्य टर्बोफैन इंजन स्वयं विकसित करते हैं। क्या इंजन खाली बनाना काफी होगा? दोस्तों, इंजन बनाना केवल डिजाइन तैयार करने का नाम नहीं होता। इसके लिए चाहिए सुपर एलॉय उद्योग, टाइटेनियम उत्पादन, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, हाई प्रिसीजन मशीनिंग, एडवांस टेस्ट फैसिलिटीज और हजारों घंटे की परीक्षण प्रक्रिया। और इसी कारण डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि आधुनिक सैन्य इंजन विकसित करने में 10 वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है। यानी ये कोई छोटी परियोजना नहीं, बल्कि दशकों का निवेश है जो भारत करने वाला है। देखिए, क्या कावेरी 2.0 वास्तव में सफल होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या 2.0 निश्चित रूप से सफल हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी है? उत्तर है, संभावना पहले से कहीं बेहतर है, लेकिन सफलता अभी भी परीक्षणों पर निर्भर करेगी। आज भारत के पास पहले की तुलना में बेहतर सामग्री विज्ञान, अधिक औद्योगिक क्षमता, आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इसका भारत के पास अनुभव भी काफी ज्यादा है। फिर भी 80 से 85 किलोटन या 120 किलोटन श्रेणी का विश्व स्तरीय फाइटर जेट इंजन बनाना अत्यंत जटिल कार्य है। इसीलिए कावेरी 2.0 को लेकर उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता आने वाले परीक्षणों और तकनीकी उपलब्धियों पर निर्भर करेगी। तो स्पष्ट है कि भारत एक बार सही दिशा में जा तो रहा है, लेकिन देखना यह है कि हम कब तक इस दिशा में बने रहते हैं। क्योंकि हम लोग 2015 से ये सुनते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि कावेरी इंजन आगे बढ़ेगा, कावेरी इंजन आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है, निसंदेह हुआ है डेवलपमेंट, और काफ़ी उल्लेखनीय हुआ है, लेकिन क्या वो उतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे पाया है, इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। खैर, कावेरी 2.0 की वापसी केवल एक इंजन की वापसी नहीं होगी, ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश विदेशी इंजन आपूर्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र एरो इंजन क्षमता विकसित करना चाहता है। जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की देरी और बढ़ती कीमतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में घातक यूकैव, एमका और भविष्य के लड़ाकू विमान इस महत्वाकांक्षी रणनीति की वास्तविक परीक्षा होंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो ये केवल एक नया इंजन नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा जो अत्याधुनिक सैन्य जेट इंजन विकसित करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।